अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सी ए लतीफ़्स एकेडमी। आई एम रियाज़। आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो तुर्किश पीपल थे वो यहाँ पे आ रहे थे, यानी इंडिया में आ रहे थे। तो हुआ क्या कि इंडिया में जो सेंट्रल पावर था वो बिखर गया था। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं था, अलग अलग हिस्सों में बट गया था इंडिया। तो कोई रूलर किसी छोटे से हिस्से पर, मुख्तलिफ रूलर छोटे छोटे हिस्सों पर अपना रूल कर रहे थे। राजपूताना स्टेट्स बन गई थी। तो बड़े जो 3 अम्पायर हम देख रहे थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये राष्ट्रकूटास थे, गुरजारा प्रतिहारा अम्पायर था और पाला अम्पायर था। तो कहीं न कहीं कि ये जो अब एक सेंट्रल अथॉरिटी गुरजारा प्रतिहारा बनने जा रहे थे। तो अ, अब चूँकि महमूद गज़नवी, जैसे मैंने आपको दिखाया, महमूद गज़नवी आए हैं। तो महमूद गज़नवी कहाँ से आए? महमूद गज़नवी गज़नी से आए। गज़नी में एक एम्पायर था जो अलप्तगिन ने एस्टेब्लिश किया था। तो उनके बेटे थे महमूद गज़नवी, जो कि 909 एडी से लेकर 1030 तक इनका रेंज था। तो हुआ क्या कि ये इंडिया आए। तो इन्होंने इंडिया पर बहुत सारे अटैक्स किए, करीब-करीब 17 अटैक्स किए। तो उन अटैक्स के चलते जो यहाँ पे पावर अथॉरिटी थी, सेंट्रल अथॉरिटी, वो बिखर गई थी। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी और एक्सटर्नली भी महमूद गज़नवी ने आकर यहाँ पे एक कंडीशन को डी एस्टेब्लिश कर दिया था। तो इसके चलते हुआ क्या कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि कौन अब सेंट्रल पावर बने, कौन कहाँ से कैसे वापस सेंट्रल पावर, एक सेंट्रल कंट्रोल आ जाए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई भी नेशन कमज़ोर होती है या कोई भी इंसान कमज़ोर होता है, तो होता क्या है कि दूसरा इंसान उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। तो अब तुर्क्स जो आ गए थे, अब गज़नी फ़ॉल ऑफ गज़नी के बाद, जब गज़नी एम्पायर 1030 यानी कि 1030 एडी में फ़ॉल हो गया, तो उसके बाद जो तुर्क्स थे, एक नया, जैसे मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि सुल्जूक एम्पायर वजूद में आया, जहाँ पे जिसके अंडर सीरिया था, ईरान था, ट्रांस ऑक्सीनिया, ऐसे-ऐसे सारे एरियाज़ थे और एक बहुत बड़ा एम्पायर था ये। तो ये तुर्क्स के अंडर था और तुर्क्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कहाँ से आए तुर्क्स। तो तुर्क्स ने यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी देखी। इन्होंने देखा कि इंडिया में इस वक़्त कोई सेंट्रल पावर है नहीं, कमज़ोर जैसे रूलर हैं, तो हम चले जाएँ। तो उन्होंने अपना एक मौका, और दूसरी ये बात थी कि देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ है? ओके। तुर्क्स जो थे, तुर्क्स के अंदर गज़नी और गोरी 2 एरियाज़ थे। जैसे मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे मैप एक दिखाता हूँ। शायद ये देखिए आप, गुरीद डायनेस्टी। अब देखें आप, यहाँ पे ये हाल है, ये कुछ कंडीशंस थी। यहाँ पे आप देखें, गज़नी है, ये मैंने आपको ज़ूम करके दिखाया, गज़नी है। और उसके बाद गज़नी के बाद ये है गज़नी। तो ये तुर्क्स के कंट्रोल में आ चुका है। महमूद गज़नवी जा चुके हैं। अब ये तुर्क्स ने यहाँ पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है। तो हुआ क्या कि अब ये फर्दर एक्सपेडिशन इन्होंने स्टार्ट कर दी इंडिया के साथ। तो ये इंडस रिवर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडस रिवर, ये यहाँ से आपका इंडस रिवर है। 1 मिनट। ओके, सो ये देखें, ये आपका इंडस रिवर है। तो इंडस रिवर के चलते ये इसके साथ यहाँ इस साइड से गज़नी है, ये काबुल है, हेरात है, और शायद वो ज़रानी कुछ यहाँ, ये तो ये एरियाज़ हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इंडियन टेरिटरी है, यहाँ इस साइड से मुल्तान है, ये यहाँ कश्मीर है, और ये इंडस के इधर का एरिया जो है, मैंने आपको कहा था इंडस के इधर का एरिया जो है वो इंडियन टेरिटरी थी। अब यहाँ पे कमज़ोरी कहाँ से कब आई? कमज़ोरी तब आ गई यहाँ पे, जब यहाँ पे महमूद गज़नवी
ओके, कमज़ोरी कब आई यहाँ पे, जब महमूद गज़नी यहाँ पे अटैक्स किए। तो महमूद गज़नवी यहाँ जैसे इंडिया आए, वो कई बार आए इंडिया, तो उन्होंने यहाँ पे अटैक्स किए। तो जो सेंट्रल पावर थे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया, सेंट्रल पावर जो थे, यहाँ आप देखिए गुरजारा प्रतिहारा, तो ये सेंट्रल पावर है इंडिया में। अब सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हो चुकी है, तो इस वक्त एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे जो तुर्क्स हैं वो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आकर अटैक करें। क्योंकि आप देखिए मसला क्या है, उस वक़्त कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं थी, ऐसा कोई पावर नहीं था कि आप पर ऐसा इल्ज़ाम लगेगा कि आप क्यों आपने, जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई कंट्री, कोई बड़ी कंट्री दूसरी कंट्री की तरफ जाती है तो यूएन में रेजोल्यूशन पास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में शोर उठता है। लेकिन उस वक़्त ये नहीं था, हर एक रूलर जो था वो ये चाहता था कि किस तरह से मेरा एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा आगे एक्सपेंड हो। अब उस एक्सपेंशन के चक्कर में ये मसला था कि वो अपॉर्च्युनिटी देखकर दूसरे पर अटैक कर लेते थे। तो वो अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं महमूद गौरी को भी दिखी, तो वो अपॉर्च्युनिटी के चलते हुए, और महमूद गौरी खुद स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे गज़नी में। उनके चूँकि वो बाकी दूसरे ब्रदर जो थे उनके, तो उनके जो दूसरे ब्रदर थे वहाँ गज़नी में, तो वो अच्छे उनका एक अच्छा एम्पायर एस्टेब्लिश हो रहा था। लेकिन महमूद गौरी जो थे वो स्ट्रगलर थे। तो स्ट्रगलर थे, और स्ट्रगलर किस चीज़ में थे, आप देखें जिस जगह पे जो चीज़ आम होती है, वहाँ के जो नए लोग होते हैं वो उनकी तमन्ना भी होती है कि हमारा भी करियर हो। जैसे इंडिया में आप क्रिकेट में देखें, तो यहाँ पे कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा तो कैसा बनना चाहेगा, सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहेगा, विराट कोहली जैसा बनना चाहेगा। अगर पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा तो कैसा, वसीम अकरम बनना चाहेगा, वकार यूनुस बनना चाहेगा। तो ये जहाँ पे हमारे पास मॉडल्स होंगे, जैसे होंगे वैसे बनना चाहेंगे। तो अब महमूद गौरी के लिए अपॉर्चुनिटी तो थी, बहुत कम थी वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कहीं न कहीं क्यों ना मैं इंडिया चला जाता हूँ और इंडिया पर अपना एक्सपीडिशन इंडिया पे करता हूँ। तो इससे ये होगा कि, और दूसरा ये भी था कि एक फ़ायदा भी था, क्योंकि जब वो इंडिया आ जाते तो इंडिया का एम्पायर, क्योंकि वो ना आते कोई और आ जाता। मंगोल्स भी थे पावर में, तो वो ना आते तो मंगोल्स आ जाते। तो ये सारी चीज़ें अब ये सारी चीज़ें इसी तरह से चल रही थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली तुर्किश रूलर, तो मैंने आपको ये बता दिया क्यों वो यहाँ पे आए वो। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो सेंट्रल पावर कमज़ोर हो रहा है, तो ये यहाँ पे इंडिया में आ गए। अब महमूद गौरी जो है वो आए, और उन्होंने पहली बार जब यहाँ पे मोइज़ुद्दीन मोहम्मद इनका नाम, इनको ये भी कहा जाता है, और इन्होंने बैटल ऑफ टेरेन, टेरेन कहते हैं ऐसी एक जगह जहाँ पे जैसे आज जैसे हम देखें, जहाँ पे जैसे अफ़गानिस्तान का एरिया है बिल्कुल डेज़र्ट जैसा एरिया है जहाँ पे, या फिर आप चले जाओ महाराष्ट्र में, चले जाओ दक्कन है, ये साइड से इसको टेरेन कहते हैं। टेरेन कौन सी जगह होती है, टेरेन एक ऐसी जगह को कहा जाता है, टेरेन एक ऐसी जगह को कहा जाता है जो खित्तों में बटी हो जो जगह, जैसे कि हम कहेंगे कि ए स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इट्स फिजिकल फीचर्स। तो हम उसके फिजिकल फीचर्स देखेंगे क्या है, यानी कि बहुत थोड़ी सी जहाँ पे कठिन जैसी, जैसे रोड्स ना हों अच्छे, जैसे बीच में पहाड़ हों, बीच में गलियाँ जैसे रास्ते हों, ये चीज़ें हों। तो ये एक टेरेन है जहाँ पे वहाँ के लोकल नेटिव्स अच्छे वहाँ पे माहिर हों, और बाकी के जो लोग हैं वो उतने माहिर ना हों वहाँ के। तो यहाँ ये टेरेन जैसा एरिया था। आप देखें ये अगर आप मैप्स में भी देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, तो यहाँ से ये कहीं न कहीं ये एरिया जो देखें आप, इंडस का एरिया है। आज भी आप देखें कश्मीर आने में बाहर के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, या फिर कश्मीर के लोगों को बाहर जाने में कितनी प्रॉब्लम। अभी चल के यहाँ पे ट्रेन बनी है, तो कि कितने सारे पहाड़ हैं। तो उस दौर में आप देखें किस किस तरह की कंडीशंस होती। तो अब ये ऐसे टेरेन्स जैसे थे। तो अब यहाँ पे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, या ये आ रहे हैं, ये देखें आप, ये लोग जो वहाँ दूसरे साइड से आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है कश्मीर, कश्मीर मैंने आपको दिखाया, कश्मीर, और ये मुल्तान है। तो यहाँ से एरिया है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये कश्मीर है, और यहाँ से ये सारा एम्पायर वो तुर्क्स के पास है। तो अब यहाँ से ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में ये लोग यहाँ से आना शुरू हो गए हैं ये। और यहाँ पे और रास्ता किसने दिखाया था इनको, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने ये जहन में बात डाल दी थी कि हाँ आप जा सकते हो, आपका है कैरियर वहाँ पे, मैं छोड़ आया, आप चले जाओ। तो
हालाँकि ऐसा कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, कमज़ोर हैं, हम चले जाएँ। तो इसके चलते ये सारे लोग आ गए। अब देखें हम अर्ली तुर्किश रूलर, तो बैटल ऑफ टेरेन जो थी वो 2 बैटल्स हुई हैं एक्चुअली। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1991 में हुई। 1990 सॉरी 1990 नहीं, 1191 में पृथ्वीराज जो थे उस वक़्त जो राजपूत रूलर थे, और पृथ्वीराज जो थे ये गुर्जारा प्रतिहारा एम्पायर टूट चुका था, तो राजपूताना स्टेट बन चुकी थी। तो इसमें एक रूलर थे एक हिस्से के, तो पृथ्वीराज चौहान, और वेस्ट वाले हिस्से के रूलर ये थे। तो अब जब ये आए हैं तो पहले पहले जंग में तो क्या हुआ है कि इन्होंने 1 साल तक ये जंग चली है। पृथ्वीराज पुश्ड ऑन टू तबर हिंद एंड कॉन्कर्ड इट आफ्टर ए 12 मंथ सीज। तो इन्होंने बहुत मेहनत की पहले वाले जंग में, और कहीं न कहीं हम देखें कि इन्होंने लगभग जो ये महमूद गौरी थे इनको हरा दिया था। तो इन्होंने सोचा ठीक है, हरा दिया, अब कहाँ वापस चल कर आएगा। लेकिन महमूद गौरी ने क्या हुआ, यहाँ थोड़े से डीले पड़ गई ये, इन्होंने लाइटली ले लिया और इस तरह से प्रिपरेशन नहीं की। और महमूद गौरी बिल्कुल अच्छे प्रिपेयर करता रहा, 1 साल प्रिपेयर करता रहा। पहले तो ऐसा कंडीशन थी कि महमूद गौरी अपनी जान बचा कर भागा, वो पकड़ा ही गया था, लेकिन अब जान बचा कर भागा। तो 1 साल तक प्रिपेयर करता रहा, फिर से नई फ़ौज लेकर आया, और अब ज़्यादा फ़ौज लेकर आया। और दूसरा ये था, एक फ़ौज ज़्यादा लेकर आया, और दूसरे टैक्टिक्स वाली फ़ौज लेकर आया, अच्छी-अच्छी नई-नई। आगे चलकर हम देखेंगे क्या-क्या उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने फ़ौज के अंदर। कुछ ऐसे रूल्स थे, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, डिसिप्लिन ऐसा अच्छा था कि यहाँ ये जो राजपूत थे इनका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था उस समय फ़ौज में। तो दूसरी बैटल ऑफ टेरेन में 1192 में जो हुई है, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो हार गए हैं, और हारने के बाद इनको यहाँ से निकाल दिया गया, कहा आप यहाँ से चले जाओ। ये जैसे दूसरा रूलर कर ही देता है, तो यहाँ पे इनको एक्सिक्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो अब इनके जो बेटे थे पृथ्वीराज चौहान के, तो ये कहाँ चले गए, ये रणथंभौर चले गए। रणथंभौर राजस्थान में है, तो आगे हम देखेंगे रणथंभौर का, इसमें मैप्स में भी देखेंगे। ओके, तो दिल्ली आल्सो रिस्टोर्ड टू इट इज़ तोमर रूल। अब चूँकि पृथ्वीराज चौहान ने आगे एक्सपेडिशन की थी, इन्होंने तोमर से दिल्ली ली थी, लेकिन चूँकि ये जो हार ही है, तो तोमर फिर वापस आ गए। बट पालसी वाज रिवर्सड सून आफ्टर, क्योंकि अब देखें रूलर ऑफ दिल्ली जो हैं, अब इन्होंने थोड़ा संभाला, लेकिन गौरी ने वहाँ से पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल जीती, तो अब कैसे वो अब आगे तो बढ़ते, वो रुक तो जाते नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने और दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पृथ्वीराज सन जो है मूव टू रणथंभौर एंड फाउंडेड न्यू पावरफुल चौहान किंगडम देयर। ठीक, तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंगा वैली कैसे हुआ, बिहार एंड बंगाल बिटवीन 1192 से 1206 तक। आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है ये टेक्स्ट। तो यहाँ पे इन्होंने इस दौर में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो महमूद गौरी थे, और इनके साथ एक्चुअली महमूद गौरी वो ये चाहते थे कि उनका कोई बेटा नहीं था, यानी कि बेटा था या नहीं था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे बाद मेरा बेटा। वो कहते थे कि मैं अपने गुलामों को जो भी हिस्सा मैं जीतूँगा, मेरे बाद जो रूलर बनेगा वो मेरा गुलाम बनेगा, जो कि मेरा गुलाम है, जो मेरे साथ रह रहा है, मेरा काम कर रहा है। तो इसके चलते हम देखते हैं कि अब हम यहाँ पे आप देखें, आफ्टर टेरेन महमूद रिटर्न टू गजनी लिविंग इंडिया इनटू द हैंड्स ऑफ ट्रस्टेड स्लेव्स बिगिनिंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। क्या हुआ, महमूद गजनवी नहीं है, महमूद गौरी है। यहाँ पे इसने एक्सपेडिशन किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, और उसके बाद वापस चला गया, और अपने ये किसके हाथ में देकर चला गया, अपने ट्रस्टेड स्लेव के हाथ में यहाँ का कंट्रोल देकर चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। ठीक है, तो ये, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, और खुद ऐसा नहीं कि चला ही गया, वहाँ पे गजनी का कुछ हिस्सा उसने संभाल लिया जाकर वहाँ पे। तो अब चूँकि यहाँ से जीता ही था, तो वहाँ पे जाकर उसकी रिस्पेक्ट होगी कि हाँ ठीक है। तो अब वो बार उसके बाद फिर से भी वो आया, हम देखेंगे कैसे। तो अब फर्दर एक्सपीडिशन क्या इन्होंने किया, बिहार और बंगाल की तरफ आगे बढ़ना ही था। तो इन्होंने क्या किया, तुर्क्स ने डिफीट किया कि किनको, गढ़वाल किंगडम ऑफ कनौज की जो किंगडम थी। तो इनको जैसे मैंने आपको दिखाया, कहाँ पे आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, गढ़वाल, ये हैं गढ़वाल। ठीक है, ये इस वाले आप इस वाले वीडियो में, इस वाले मैप में देख लें, ये हैं आपके गढ़वाल्स। तो गढ़वाल, सॉरी, ओके, तो ये हैं गढ़वाल्स, ये मैंने इनको सर्कल किया, गढ़वाल्स। तो ये आगे बढ़े हैं, और यहाँ पे इन्होंने इनको
हरा दिया है गढ़वाल्स को। गढ़वाल्स, अब गढ़वाल्स तो हो ही थे ही कमज़ोर, अब जब पृथ्वीराज चौहान को हार गए तो गढ़वाल्स तो कम ही कमज़ोर ही थे। ठीक है। काजेज ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत, हाँ क्या काजेज थे डिफीट राजपूत की डिफीट के? सोशल एंड पॉलिटिकल वीकनेस, ठीक है, इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री बैकवर्डनेस, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मैंने आपको समझाया क्या था, तो फ्यूडलिज्म ग्रो कर रहा था, तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन को वीक कर दिया। जाहिर सी बात है, अब जब आप जो पीजेंट है उनकी लैंड ले लोगे, उनसे सारे पैसे ले लोगे, सॉरी उनका सारा वो जो उगाते हैं लैंड प्रोड्यूस जो है वो ले लोगे, तो बेचारे क्या क्या ही करेंगे फिर वो ज़िम्मेदारी, वो सोचेंगे ये तो सारा सुल्तान ले जाता है या किंग ले जाता है, तो वो बेचारों की हालत भी वीक होगी, और जब वो हालत वीक होगी तो इकानमी कमज़ोर हो गई। आज भी आप देखें जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है हम ही परेशान हैं, परेशान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है या फिर उस नेशन की गवर्नमेंट भी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इकानमी क्या हो रही है, रिसेशन में जा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट होना ये अच्छी बात है, रिसोर्सेज हों, लोग काम करने वाले हों, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ, ये डेवलप्ड कंट्री बन जाती है इसी से। तो अब जब ये आम लोग गरीब होने लगे तो अब वो लेते किससे ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशंस आ गई थी। ट्राइबल स्ट्रक्चर ऑफ तुर्क्स, हाँ तुर्क्स की पास क्या खसूसी थी, उनका ट्राइबल स्ट्रक्चर, वो कबीलों में थे। ग्रोथ ऑफ इक्ता, इक्ता हम देखेंगे क्या है, इक्ता खालसा सिस्टम उनके अंदर था। इनेबलेड द तुर्क्स टू मैनेज लार्ज आर्मी, किस तरह से, देखो इक्ता क्या है, इक्ता होल्डर्स क्या हैं, तुर्किश चीफ, जो तुर्किश बड़े जो थे, जो चीफ थे बड़े नोबल से इनके, वाज अलॉटेड ए पीस ऑफ लैंड, इन्होंने ज़मीन का एक हिस्सा किसको दे दिया था, एज इक्ता, इक्ता मतलब उसको इक्ता कहते थे, उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड दे दिया था, फ्रॉम विच ही कुड कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस ड्यू टू द स्टेट। तो क्या होता था, ये एक आप अपने आदमी को, इक्ता होल्डर होता था इनका, उसको देते थे एक पीस ऑफ लैंड, तो वो उससे उसी उसी से क्या करते थे, ये रेवेन्यू लेते थे। अब वो क्या करता था, इन रिटर्न ही हैड टू मेंटेन ए बॉडी ऑफ ट्रूप्स फॉर सर्विस ऑफ द रूलर, नो हेरिडिटी ग्रांट्स। अब हेरिडेटली ग्रांट्स नहीं थी, जिस आदमी को देते थे ये नहीं कि उसके बाद उसका बेटा आएगा या उसका पोता आएगा, नहीं, उसके बाद नेक्स्ट जो एबल लीडर होगा उसको, और जिसको देते थे। अब देखो इसमें क्या है, आपने किसी को ज़मीन दे दी और उससे कहा कि आप मुझे क्या काम करो, हमें हमें इसके बदले आप ट्रूप्स दे दो, यानी कि आप आर्मी, आप हमें इसकी वजह से के बदले क्या दे दो, ये दे दो, ट्रूप्स दे दो, हमारे लिए मिलिट्री इकट्ठा करो। अब क्या होता है, एक आदमी ने ज़मीन ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने ज़मीन ले ली, तो वो क्या करेगा, वो अच्छी तरह से देखेगा, ज़मीन का अच्छा इस्तेमाल करेगा, वो अच्छी नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा, वो अपने जिनको जो ज़मींदार होंगे उन पर उतना ज़्यादा जुल्म भी नहीं करेगा और अच्छी केयर करेगा, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं कर सकती थी। तो ये एकता का ये एक फ़ायदा था उनका। दूसरा खालसा था, दूसरा क्या था, खालसा लैंड, इसको कहते थे रॉयल लैंड, रेवेन्यूज़ जनरेटेड फ्रॉम दिस लैंड वाज मेंट फॉर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुल्तान। तो इससे जो रेवेन्यू निकलता था, तो वो पर्सनल एक्सपेंस, वो जो महल शाही खर्चे होते थे वो निकलते थे इससे। पहले क्या होता था, अब राजपूत में क्या था, सारे शाही खर्चे, सारा ही शाही खर्चे के लिए, लेकिन उनके उनके अंदर ये नहीं था, उनके अंदर आर्मी पर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जो एकता होल्डर्स को जो सैलरी, वो लैंड से जो रेवेन्यू, जैसे आप देखो आज हमारे कैपिटलिस्ट लोग हैं, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को भी नफ़ा देते हैं और खुद भी वो क्या होते हैं कि खुद भी वो ग्रो करते हैं, और उनकी ग्रोथ के साथ वो अच्छा टैक्स भी भरते हैं, तो कहीं ना कहीं इकानमी बेटर भी हो रही है, लोगों को जॉब भी मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये है कि राजपूत में ये चीज़ मिस थी फ्यूडलिज्म के चलते। और कास्ट इफेक्ट था, कास्ट इफेक्ट में क्या था यहाँ पे, कि आर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, जैसे 4 कास्ट्स थी हिंदूज़ के अंदर, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण्स ही लड़ सकते हैं, ब्राह्मण्स पढ़ सकते हैं, और दूसरे जो कास्ट्स हैं जैसे जैसे क्षत्रियास हैं वही लड़ सकते हैं, मतलब लड़ने वाली पार्टी अलग थी, और पढ़ने वाली पार्टी अलग थी, मतलब पढ़ने वाले लोग अलग थे, लड़ने वाले लोग अलग थे, और जो दलित जिनको जैसे शूद्रास कहते हैं, इनके लिए कि ये बिल्कुल आम ताम लोगों का काम, ब्राह्मण्स के लिए ये काम करते। तो ये हालांकि रिलीजन में तो नहीं था, लेकिन ये बन गया था, फ्यूडलिज्म के चलते ये चीज़ें बन जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसके चलते राजपूत डिफीट, और इसका बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ठीक। अब वजूद में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत वजूद में आई। क्यों? क्योंकि आप देखें, अब यहाँ पे इससे पहले आप देखें महमूद गज़नी आए, और महमूद गज़नी ने यहाँ पे आकर एस्टेब्लिश नहीं किया अम्पायर,
वो आए रेड की और फिर चले गए। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी थे वो आए, अब उनका ये था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहते थे वो, किस तरह से कंसोलिडेट करूँ मैं यहाँ पे, वो इंडिया पे हुकूमत करना चाहते थे। तो ये अच्छी जगह थी इंडिया, इतना इतना सारे रिसोर्सफुल एरिया था, तो वो चाहते थे कि कहीं न कहीं हमारा कंट्रोल इस पे आ जाए। और अरब तो हो ही रहा था उस दौर में, अरब के बाद जो ये तुर्क्स भी आ रहे थे, तो ये भी कहीं न कहीं ये थे, फ्लोरिश हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि इंडिया पर भी अब हमारा कब्ज़ा आ जाए, तो ये तो और ही अच्छी बात है। तो इस तरह से ये दिल्ली सल्तनत यहाँ पे वजूद में आई। कब से कब तक थी ये? 1200 से 1400 तक। इसको हम कहते हैं स्लेव। और पहली वाली जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। मैंने आपको कहा क्यों? महमूद गौरी चाहते थे कि उनके गुलाम जो हैं वो हुकूमत संभालें। महमूद गौरी 1206 में मर गए, और उसके बाद क्या हुआ कि उनको जो सक्सीड किया, किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, 1206 में। और 1206 तक इन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी यहाँ पे, मैक्सिमम एरियाज़ जो थे। अब इस दौर के अंदर मैं आपको बताऊँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जेनरस पर्सन था, ये चैरिटी देता था, और इसकी वजह से लख बख्शा भी कहते थे। फॉलोअर ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। तो एक सूफी सेंट थे बख्तियार खाकी, उनका ये क्या था, उनके थे ये थे उनके फॉलोअर थे, ठीक है। तो उनके चलते उन्हीं के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया है। ओके, एक मिनट, ये देखें, तो कुतुब मीनार यहाँ पे उनके चलते उनके नाम पर बनाया गया। फिर बैटल ऑफ चंदावर हुई नियर कनौज मैंने आपको दिखाया है, बिटवीन महमूद गौरी एंड जयचंद्रा। गौरी देन मूव्ड टू बनारस। गौरी बनारस आ गया। दस बैटल ऑफ टेरेन एंड चंदावर लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। ठीक समझा? विद बेसेड द्वाब जो गंगा यमुना द्वाब था, गंगा जमुना यमुना आपको पता ही होगा, यमुना इंडिया में है, और ये जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है रिवर का, उसको हम क्या कहते हैं? जमुना। तो ये पूरा एरिया था, तो इसको ये गंगा जमुना द्वाब, ये बिल्कुल फर्टाइल लैंड भी थी, यहाँ पे दरिया वरिया भी थे, तो ये द्वाब। तो ऐबक डिफीटेड भीमा थोर्ड द रूलर ऑफ गुजरात। तो अब ऐबक ने यहाँ पे इंडिया में जब आए, पृथ्वीराज को हराया, उनको एक्सक्यूट कर दिया, उनके बेटे को रैंथमबोर संभाल दिया। तो कहा आप चुप करके रैंथमबोर पर तुम कब्जा जमाए रखो, क्योंकि आप राजा को हराने के बाद ऐसा नहीं कि उसको आप बिल्कुल फ़कीर बना देंगे। अब राजा का बेटा है तो कुछ ना कुछ ऐसा उसको आपको ने देना है, तो दे दिया उसको, तो वो खुश रहा। ऐसा ना हो कि कल को वही खिलाफ हो जाएगा, लोग उसके साथ हो जाएंगे, तो एक और नई जंग। तो कहा ठीक है, तुम ये रखो, तुम्हारे साथ हमारा आप बिल्कुल वो जैसे आप यहाँ से पढ़ेंगे, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने भी आकर यहाँ पे क्या किया? समझौता किया यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के साथ। तो उसी तरह से ये इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सन के साथ एक समझौता किया। अब फर्दर एक्सपेडिशन इन्होंने भीमा के अगेंस्ट किया, और गुजरात भी पर भी अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जब हम इंडिया कहते हैं, मेडिवल इंडिया, तो मेडिवल इंडिया का ये स्ट्रक्चर नहीं था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा इंडिया था, या फिर गुजरात से लेकर वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया नहीं। यहाँ पे अलग अलग किंगडम्स थी, बहुत अलग। जैसे कश्मीर में आप देखो ललित आदित्य मुखपाडिया, ये लोग थे। और ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान, रे राजपूताना स्टेट थी। नीचे के और डेंसिटी थे, जैसे चालुक्यास थे, और वहाँ पंड्यास वो यहाँ क्या क्या कहते हैं इसे, तमिलनाडु में थे। और बहुत बहुत सारी जगहों पे अलग अलग किंगडम्स थी, और अलग अलग, ऐसा नहीं था कि कोई एक सेंट्रल पावर था। सेंट्रल पावर उससे पहले था, बीसीज के दौर में, जब मौर्यन एम्पायर था, तो एक सेंट्रल पावर था। उससे पहले, उसके बाद गुप्तास पावर था, जो वो एक सेंट्रल पावर था। हर्षा के आते आते आप एंशिएंट में पढ़ा होगा, तो वो डिक्लाइन हो गया। अब डिक्लाइन के बाद अलग अलग टुकड़ियों में बट गया, और इंडिया के हिस्से बकरे करके, तो अलग अलग लोगों ने इसको संभाल लिया। तो क्या हुआ, अब फिर से क्या होने जा रहा है? महमूद गौरी का विजन ये है कि वो इंडिया पर फिर से एक सेंट्रल कंट्रोल जमाए। तो एक्सपेडिशनें चल रही हैं, गुजरात की तरफ मुहिम चली। तो बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें, बख्तियार खिलजी एक खिलजी ऑफिसर थे, किसमें? इनकी फ़ौज में, इनके जो महमूद गौरी की फ़ौज थी, इनके अंदर एक ऑफिसर थे। तो इनको मिला चार्ज किसकी? एरिया ऑफ बनारस, रेडेड बिहार, ही डिस्ट्रॉयड बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज इन बिहार, नालंदा एंड विक्रमशिला। अब देखें क्या हुआ,
बख्तियार खिलजी जो थे बिल्कुल एक अच्छे ऑफ़िसर थे। अच्छे ऑफ़िसर अपनी आर्मी के लिए बहुत अच्छे ही किस्म को बड़े दिमाग वाले आदमी थे। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बिहार और बंगाल बंगाल पर इन्होंने, मैं आपको एक कहानी इनकी बनाता हूँ, बंगाल पे इन्होंने कैसे कब्ज़ा किया। ये 5-6 आदमी गए, ऐसा ऐसा समझ कर गए कि ये वहाँ पे जो राजा थे वहाँ के यहाँ बंगाल के, जिनका नाम ये है, ही कनगढ़ बंगाल सेना रूलर लक्ष्मणा सेना वहाँ पे उनका पैलेस था, महल था एक, तो वो उस वहाँ के रूलर थे। अब क्या हुआ, ये गए वहाँ पे, तो अब वहाँ सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं कि बख्तियार खिलजी की फ़ोटोज़ आती ऐसे, तो जानता तो था नहीं इनको कोई। तो इन्होंने कहा जी हम हॉर्स ट्रेडर्स हैं, तो हम जा रहे हैं, हम घोड़े बेचने हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। तो अंदर गए 5-6 आदमी। अब अंदर जो गए तो इनके अंदर इन्होंने तलवारें छुपा कर रखी थी अपने, वो जो जुब्बा-वुब्बा जो या क्या था उनके नीचे या कुछ ऐसे-ऐसे। तो अंदर यूँ ही चले ये, तो अंदर जब गए ये, तो अंदर जाने के बाद इन्होंने क्या किया, तलवारें निकाली और तलवारें निकाल कर जो चंद वहाँ पे ऑफ़िसर थे, जो जो वहाँ पे प्रोटेक्ट गार्ड्स थे, तो उन गार्ड्स को डराया। तो एक आदमी को बाहर खड़ा कर दिया और उसको कहा, ऐसे नाम दिया, नाम से हो आज़म, हमीद, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े, आ जाओ। तो अब जो गार्ड थे उनको लगा पीछे कोई लाखों की फ़ौज खड़ी हुई है, तो वो डर गए। तो वो पीछे वाले वो लक्ष्मणा सेना जो थे, जो वहाँ पे प्रेज़ेंट रूलर थे, वो पीछे वाले दरवाज़े से निकल कर भाग गए और इस तरह से 5-6 आदमियों ने बंगाल को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है? आगे ये चले और आगे जाकर यहाँ पे जो और ये जो बिहार के अंदर कंडीशन थी, ये जो अक्सर हम कहा कहते हैं नालंदा बिहार के अंदर यूनिवर्सिटी थी, और तब की एक टॉप मोस्ट, समझो तब की ऑक्सफोर्ड थी, और विक्रमशिला, ये बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ये कब थी? अब देखो, बुद्धिज़्म के चलते बुद्धिज़्म चूँकि बोध गया में आप देखें जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने वहीं पे अपनी वो जो प्रार्थना की थी वो बिहार में की थी। तो बिहार बड़ा फ्लरिश कर रहा था, और बिहार के अंदर एजुकेशन, वो बड़े लोग आते थे चाइना से, जापान से, यहाँ इन एरियाज़ से स्टूडेंट आते थे, तो यहाँ पे पढ़ते थे। लेकिन फ़ॉर सम रीज़न वहाँ पे तब, चूँकि गौतम बुद्ध के जाने के बाद बहुत सारा अरसा गुज़र चुका था, तो तब अब ये इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ थ्योरी हैं। ये कहा जाता है कि जो मैंने सुनी है, मैं मान रहा हूँ, जो पर्टिकुलरली जो मैंने अपने टीचर से सुनी है, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे एज़ सच एजुकेशन जो थी वो उस हिसाब से थी नहीं, और वहाँ पे कुछ अजीब, मतलब एजुकेशन के नाम पे अजीब ही, मतलब मस्ती हो रही थी, क्या था, क्या कैसे था, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर अटैक किया, और हाँ, बिल्कुल वो यूनिवर्सिटी जला दी और उसको ऐसा कर दिया, बुक्स जला दी। ये बहुत ही गलत स्टेप उन्होंने किया, क्योंकि आप किसी भी हाल में किसी कोई बुक नहीं जला सकते हो, चाहे कुछ भी हो। तो अब फ़ौजी तो ठहरा फ़ौजी, तो अब जब उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली होंगी, तो बेचारा वही काम किया उसने, ठीक है? तो उन्होंने क्या काम किया, एक बंगाल को कन्क्यूर कर लिया। तो अब देखो, ऐबक प्लस तुर्किश प्लस खिलजी ऑफ़िसर थे, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और तुर्क्स के जो वहाँ पे लोग थे, इन्होंने एक्सपेंड किया अपना एम्पायर और कंसोलिडेट नॉर्थ इंडिया को इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया। तो महमूद गौरी जो थे एंड उसके ब्रदर एक्सपेंड द गुरीज़ मैंने आपको दिखा दिया, गुरीज़ डेंसिटी कहाँ पे, गज़नी, गुरीद, वो वहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया, एक बार और मैं आपको दिखा ही देता हूँ। बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा। सो देखें, ये है गुरीद, गज़नी, गौर, तो ये सारे मैं आपको इस वाले में दिखाता हूँ। देखें, तो ये जब यहाँ से वापस चले गए हैं महमूद गौरी, तो इन्होंने इन जगहों पे जाकर अपने भाई के साथ मिलकर ये वाले हिस्से इन्होंने संभाले। तो यहाँ वाला हिस्सा जो इन्होंने किया था, यहाँ पे आप देखें बनारस, ये बनारस वाला एरिया, ये यहाँ ग्वालियर, और ये यमुना, गंगा यमुना दोआब जो थे, ये वाले एरिया, तो ये इन्होंने यहाँ पे किसको दे दिया, ये एरिया इन्होंने दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, यहाँ का चार्ज दिया, और खुद वापस चले गए। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ।
तो क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया पर, अब ये सेंट्रल एशिया को, अब इनका विजन ये था कि सेंट्रल एशिया ही एक कैपिटल हो और वो पूरे इंडिया को भी कंट्रोल करे। लेकिन हुआ क्या इनके साथ, ही देन सफर डिफीट बाय ख्रिज़मी अम्पायर। ख्रिज़मी एक अम्पायर था, एक कौम थी ख्रिज़मी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर इन पर अटैक किया और बिल्कुल वो गजनी का एरिया इनसे छीन लिया, और ये गुड बाय टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया पे आप इनका चैप्टर क्लोज। खोकर स्लाटर इन वेस्टर्न पंजाब। तो ये खोकर से एक अब क्या हुआ, ये वापस वहाँ से आए और यहाँ पे कुछ पंजाब के एरिया में, आप देखो जो पाकिस्तान पंजाब एरिया है या इंडिया का पंजाब है, इस एरियाज़ में कुछ लोग थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ खोकर थे, तो इन वापस जब, अब वहाँ से आप देखें जब महमूद गौरी वापस आ रहे हैं, तो अब उनके लिए वहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब वो भी यही चाहते हैं कि मैं भी यहीं पे, अब वहाँ जाने का तो मसला ही नहीं है, वहाँ से तो छिन गया सब कुछ। तो दे कट कम्युनिकेशन बिटवीन, अब बिटवीन लाहौर एंड पंजाब। कौन, ख्रिज़मी अम्पायर का जो अटैक हुआ, वो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वो वहाँ गजनी ही नहीं छीना, वो भी ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम इंडिया में चले जाएं। लेकिन गजनी तो दे दिया, लेकिन इंडिया बचा लिया। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मैंने आपको कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी जब मर गए, उनके बाद 1206 में, यानी कि ये 1192 से सेकंड बैटल आफ्टर रेन से लेकर कहाँ तक, सेकंड बैटल आफ्टर रेन से लेकर यहाँ 1206 तक ये सब एक्सपेडिशंस हुई। और उसके बाद वो उनके चले जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे लीडर बन गए, वो सुल्तान बन गए, और दिल्ली सल्तनत का आगाज़ हो गया। ठीक। शमसुद्दीन अल्तुतमिश, ये 1210 से 1236 तक रहे। ये सन इन लॉ ऑफ ऐबक थे। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। देखो जब लीडर चला गया, अब ये 1206 से 1210 तक ऐबक का एरा है। ऐबक भी 1210 में क्या हो गए, हाँ, वो भी, उनकी भी डेथ होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी डेथ होगी 1210, गॉल्फ खेलते खेलते उनकी डेथ होगी। तो इनके बाद जो इनको सक्सीड जिन्होंने किया, वो थे शमसुद्दीन अल्तुतमिश। तो अल्तुतमिश का क्या था, सन इन लॉ थे वो ऐबक के। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी थी, यानी कि जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक चले गए, मर गए, तो फिर से प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने फिर से वापस एक संभालने वाला काम किया। ही ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्राम लाहौर टू दिल्ली। अब लाहौर कैपिटल थी, वहाँ से दिल्ली आए। अली मर्दान खान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो यहाँ से वहाँ पे अली मर्दान खान ने अपना कब्जा जमा लिया। को बादशाह जो थे, वो स्लेव थे ऐबक के, उन्होंने मुल्तान को कहा कि ये मैं अलग हूँ, मेरा कोई इस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के साथ लेना देना नहीं है। तो ये फिर से वापस हो गया। लेकिन ये अल्तुतमिश ने वापस यहाँ पे एक्सपेडिशन किया और इन दोनों को मार भगाया। तो इन्होंने आप कंट्रोल में वापस ले लिया ये सारे एरियाज़। ही रिलीज्ड ऑफिशियल करेंसी ऑफ सल्तनत, सॉरी ये पीएफ हो गया है, ओएफ था। तो ऑफ सल्तनत ऑन लाइनस ऑफ अराबिक कॉइनेज सिस्टम। सिल्वर को, सिल्वर टंका, यानी सिल्वर का ये जो करेंसी थी, सिल्वर इनको टंका कहते थे, और जो कापर के वो करेंसी थी उसको कहते थे गित्तल। ओके। अल्तुतमिश क्रिएटेड ए ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स नोन एज तुर्काने चाहचल गनी। तो एक 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 मतलब एक काउंसिल बनाई थी इन्होंने, और उस काउंसिल में 40 नोबल्स थे, जो हमेशा जैसे एडवाइज़र हों, जैसे आज आईएएस आईपीएस जो हैं वो एडवाइस करते हैं कैसे कंट्री चलानी है। तो इन्होंने एक ऐसा एक 40 नोबल्स रखे थे। जैसे आज हमारी जो कैबिनेट है, तो कैबिनेट के अंदर अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उसके अंदर हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, या फिर स्टेट्स के अंदर आप चल के देखो तो स्टेट सेक्रेटरी होते हैं। तो ये अच्छे लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, बड़े अच्छे कैडर के, आईएएस कैडर मान लो इनको आप। तो ये लोग थे। और ये किसने क्रिएट किया, अल्तुतमिश ने। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या किया, इक्ता सिस्टम क्रिएट किया। इक्ता सिस्टम तो था ही, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर महमूद गौरी के दौर से ही इक्ता सिस्टम चला आ रहा था। तो अच्छे से अब इन्होंने एस्टेब्लिश किया 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड, खालसा एंड इक्ता। तो मैंने आपको बता दिए खालसा और इक्ता क्या है। ओके। राजपूत फाउंड एन अपॉर्चुनिटी दस। अब यहाँ पे यहाँ पे ये लोग जो यहाँ पे अली मर्दान खान और कुबाशा वगैरह ये लोग थे, इन्होंने जो ही अलग होना चाहा, तो अब राजपूत ने सोचा हो सकता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। तो इन्होंने 10 कलंजर, ग्वालियर एंड एंटायर राजस्थान इंक्लूडिंग अजमेर एंड बयाना। तो इन्होंने फिर से क्या काम किया, इन्होंने अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट किया। तो सोचा कि हम वापस क्यों ना इनको भगा दें। क्योंकि उनको लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान अब वो हारे हैं, अब उनका बेटा कैसे चुप बैठ जाता। लेकिन उनको थोड़ा मौका लगा, लेकिन शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने कंडीशन फिर से संभाल ली। ठीक है। फिर उसके बाद मंगोल्स का थोड़ा सा हम देख लें। अब मैं आपको पहले एक मैप दिखाता हूँ, आप देखें
ये रहे हमारे मंगोल्स। तो देख रहे हैं आप मंगोल अम्पायर जो था वो पीछे से एक सैलाब की तरह खड़ा हुआ था। देखें पूरा चाइना, अरब अम्पायर, ये तुर्क, ये गजनी, ये सब यहाँ पे आकर इन्होंने संभाल लिया था बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा लेटर की वीडियो है, लेकिन ये शुरू शुरू में मंगोल्स का एक्सपीडिशन, चंगेज़ खान तो अपने दौर का सबसे बड़ा फातेह है। तो अब देखें यहाँ इसके सामने दिल्ली सल्तनत तो पानी कम चाय की तरह लग रही है, देखो। तो ये हालत पतली हो गई थी यहाँ पे, मंगोल्स ने आकर सबकी हालत पतली कर दी थी। तो अब मंगोल्स का डर तो था ही, तो मंगोल्स प्रॉब्लम आई, लेकिन मंगोल्स प्रॉब्लम कैसे बच गए यहाँ पे, आप देखो हुआ क्या। अब मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। चंगेज़ खान आया, कब आया, मंगोल लीडर था जो 1227 में मार गया, लेकिन 1221 में क्या हुआ, खिजरमी अम्पायर पर इसने अटैक किया और बिल्कुल काबुल का, कंधार का, गजनी का अटैक कंट्रोल ले लिया। मंगोल्स अब इंडिया के लिए थ्रेट हुए कब, 1221 में चलकर, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ खिज़मी रूलर्स द क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन। अब वहाँ पे प्रिंस जो थे जलालुद्दीन, अब ये जो खिलजी डायनेस्टी के हैं, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन जो थे, अब उनको मार भगाया। तो जलालुद्दीन भागते भागते कहाँ, फ्लाइट उनके साथ, अब चंगेज़ खान के साथ लड़ भी रहे, और भागते भागते ये यहाँ यहाँ इंडिया में दिल्ली सल्तनत के एरियाज़ में आ चुका है। ही फाउट ब्रेव बैटल ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस एंड flung his horse into the river and crossed over India। इंडिया आ गया। तुर्की स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल beefable and disorganized। अल्तुतमिश एट दिल्ली एट दिस टाइम, इस वक्त अल्तुतमिश दिल्ली में था। रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम जलालुद्दीन फॉर एजाइलम, इन्होंने एजाइलम नहीं दिया। अब एजाइलम देते तो मंगोल, अब यहाँ से इंटरनल प्रॉब्लम है, राजपूत खड़े हो गए हैं, अली मर्दान अलग हो गए हैं, और ये कुबाशा अलग खड़ा हो गया है। अभी खुद को संभालें, जलालुद्दीन को संभालें। अब आप देखो इंडिया में दलाई लामा आया तो उसने यहाँ पे अजाइलम मांगा, तो अब इंडिया स्ट्रगल कर ही रही थी 1947 के बाद ना, इंडिया स्ट्रगल कर ही रही थी। तो वो जब दलाई लामा को यहाँ पे अजाइलम दे दिया तो क्या हुआ कि चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया, और 1962 का आई थिंक वो जो वार हुआ है, तो वो इसी के चलते हुआ है कि इंडिया ने अजाइलम दिया था दलाई लामा को। फिर आप देखो उसमें कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अल्तुतमिश ने बहुत अच्छा स्टेप कहा भाई तू वहीं पे रहे, हमें यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। रिवर इंडस सीजर टू बी द इंडियाज़ वेस्टर्न बॉर्डर, तो इंडस जो था यहाँ का बॉर्डर बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो जलालुद्दीन थे ये छुप गए वहीं पे, कहीं पे वाड़ियों में, कहाँ छुपे, क्या किया इन्होंने, तो ये छिप कर ऐसे रह गए, ऐसे बिल्कुल किसी जंगल में बियाबान जगह पे। मंगोल्स देन ओवर रन रशिया, ये इनका टारगेट रशिया की तरफ चला गया आफ्टर डेथ ऑफ चंगेज़ खान। तो 1241 में तायर बहादुर मंगोल कमांडर फोर्सड इन हेरात, तो अब ये इन्होंने फिर से ये यहाँ की तरफ आए, गजनी, गौर, तुर्कस्तान, अपीयर्ड एट लाहौर, अब ये यहाँ की तरफ आए। लेकिन तब क्या हुआ, अल्तुतमिश की फ़ौज में जो थे एक बहुत अच्छे सिपाही था जो, और बहुत यानी कि फ़ौजी जर्नैल इसको कह सकते हैं, बलवान, गयासुद्दीन बलवान। तो इसने सिचुएशन संभाल ली। लेकिन ये गयासुद्दीन बलवान के बारे में हम आगे चल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसी पर्सनैलिटी थी ये, बहुत ही खतरनाक आदमी थे ये, और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहने वाले। तो इन्होंने पूरी मंगोल की कंडीशन को, ये जो ये जो बहादुर, ये मंगोल के ये लीडर थे तायर बहादुर, तो इनकी वो जो अटैक था उसको इन्होंने कहीं ना कहीं बचाने में, इंडिया को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ठीक है, इमामुद्दीन, अब इसके चलते क्या हुआ, अल्तुतमिश जो थे वो उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन इंडिया में ख़राब होने लगी। उसके बाद रज़िया सुल्ताना, हम देखेंगे आगे, रज़िया सुल्ताना आई, और रज़िया सुल्ताना के बाद फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो ये इमामुद्दीन रेहान एक आदमी था जो इंडियन मुस्लिम था, तो अब इसको यहाँ की चार्जेस दे दी, और बलवान ने कहा वाह भाई, मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं कंडीशन संभाल रहा हूँ, तू यहाँ पे गद्दी पर बैठे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब हम देखें आगे क्या हुआ। रज़िया सुल्ताना, अल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी, तो टुक द थ्रोन। तो अब क्या हुआ, इसने बेटों पर वैसा ट्रस्ट वगैरह किया नहीं अल्तुतमिश ने। तो क्या हुआ कि अब इसने अपनी बेटी को चार्ज दे दी कि आप ही संभालो। क्यों? क्योंकि ये वहाँ गुजरात की तरफ गए हुए थे, और वहाँ जाकर ये फंस गए। तो इन्होंने अपने बेटों को बुलाया कि मेरी मदद करो। तो बेटों ने कहा हम मदद नहीं करेंगे, तो लेकिन मदद करने के लिए बेटी गई। तो अब उससे इम्प्रेस होकर इन्होंने अपनी बेटी को ही दे दिया कि तो आप ही मेरे बाद की जो हो यहाँ पे रूलर हो।
तो एक अच्छा नोबल स्टेप भी हम कह सकते हैं कि पहली बार एक औरत आई तो उसने एक किंगडम संभाली। लेकिन ये बातें सबको अच्छी कहाँ लगती हैं? शी हैड कंटेंट ही हैड टू कंटेंट अगेंस्ट हर ब्रदर्स एज वेल एज तुर्किश नॉवल। अब 40 गिनी आपको याद है वो जो 40 नॉवेल्स बनाए थे, तो वो उन्होंने कहा नहीं ये कहाँ से, ये कहाँ कौन आ गया? शी डिस्कार्डेड द एंटायर वुमेन अटायर। अब ये थोड़ी सी ये थी आप देखो कि ये थोड़े से मॉडर्न वुमेन थी, इन्होंने वो अब एक बिल्कुल वो सुल्तानों वाला पहन पहन लिया जो लिबास था, और पर्दा वगैरह सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो निज़ाम अल मुल्क जुनैदी जो थे अल्तुतमिश के वजीर थे, अपोजिट हर एलिवेशन टू द थ्रोन, इन्होंने कहा औरत कैसे आ सकती है, एंड बैकेड एंड सपोर्टेड रेबिलियन ऑफ नोबल अगेंस्ट हर। अब ये औरत का मसला तो अब देखो, जब हम प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं, तो जब हम अपना फ़ायदा होता है, ये जो रूलर्स होते हैं ये ज़्यादातर रिलीजन की बात तब करते हैं जब इनका अपना नुकसान हो रहा होता है। तो ये सकते हैं चलो रिलीजन ही जब इस वक़्त, तो इन्होंने देखा हम तो नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने ये बात फैला दी कि ठीक है ये औरत कहाँ से है, ये तो ऐसा नहीं था, ये ऐसे नहीं, ऐसा हिसाब-किताब। अब और जगह पे इस्लाम तो याद आता नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आकर बिल्कुल वो पर्टिकुलर इस्लाम की बात। तो ये कानून तो तब वो कानून की बात हो जाती है जब कानून याद आ जाता है, तब जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो इन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया रज़िया सुल्ताना पर कि ये जो याकूत ख़ान जो हैं इनके जो ये ऑफ़िसर हैं एक हैं, तो इनका इनके साथ कुछ ताल्लुक़ है, ऐसा ना मतलब रिलेशन है कुछ ऐसा ना, अजीब जैसी बातें इनके बारे में की। औरत थी तो औरत पर कोई भी इल्ज़ाम लगा ही सकता है। तो क्या हुआ कि ये रज़िया सुल्ताना ये चल रही थी कि एक मुहिम पर जा रही थी, तो याकूत ख़ान को यहाँ पे एक अल्तूनिया एक यहाँ तबर हिंद के साइड में यहाँ पे एक किंग थे, तो इन्होंने याकूत ख़ान को मार दिया, तो रज़िया सुल्ताना को कैद कर लिया। लेकिन रज़िया सुल्ताना ने क्या किया कि कुछ दिन इनकी कैद में रही और इसी के साथ बिल्कुल अपना हिसाब-किताब कर लिया। फिर शादी की अल्तुनिया के साथ और यहाँ वापस की तरफ आने लगी। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट हो गया, तो बीच में रास्ते में ही इनकी डेथ हो गई। आफ्टर डेथ ऑफ रज़िया मैनी रूलर वाज़ अपॉइंटेड इन क्विक सक्सेशन। जैसे बरहम शाह जो बहराम शाह जो थे वो 1240 से 42 तक रहे। मसूद शाह जो थे वो 1242 से 46 तक रहे। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 45 तक 65 तक रहे, सॉरी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर पोस्ट ऑफ डिप्टी सुल्तान नायब ममलिकत वाज क्रिएटेड, यानी कि एक डिप्टी सुल्तान की एक क्या की गई, एक पोस्ट क्रिएट की गई। वन ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ पोस्ट वाज बलवान, और बलवान को भी एक ये रखा गया कि ये भी एक इसका क्या है, ऑक्यूपेंट है। ठीक है, तो अब बलरान यानी एरा ऑफ बलरान, तो गयासुद्दीन बलवान जो है ये क्या है इनका गयासुद्दीन बलवान 1265 में इन्होंने गद्दी संभाली, क्योंकि वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद अब बलवान ने चार्ज ले ली, रिप्लेसड बाय इमामुद्दीन रिहान हु वाज एन इंडियन मुस्लिम। तो इनको जल्दी ही रिप्लेस कर दिया गया, क्यों? क्योंकि आगे चलकर आप देखोगे इनके स्टेप कुछ खतरनाक थे। बलवान अगेन रिटर्नड बाय यूजिंग बलवान ग्रुप एंड डिसमिस्ड रेहान। अब वो मंगोलों के साथ लड़ कर आया है, तो इमामुद्दीन रेहान को कहाँ टिकने देगा। डिफीटेड एंड किल्ड, मारा रेहान को, और क्या किया मंगोल अफेक्ट, और मंगोलों से भी कुछ मदद ही ली। तो अब मंगोल कुछ थे, अब देखो मंगोल्स जो थे, मंगोल्स इस्लाम की तरफ आ रहे थे, बहुत सारे अब मंगोलों के दरमियान भी एक खलल पैदा हो गई थी। वो जो भाई थे दो, चंगेज़ खान के जो बेटे थे हलाकू खान और बरका खान जो थे, तो उनमें से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया था, मतलब वो मुस्लिम हो गए थे। तो उनमें से कुछ लोग कंटिन्यूसली मुस्लिम्स हो रहे थे, और वो जब मुस्लिम को वहाँ पे मंगोल मार रहे थे, तो वो जो इस साइड के थे, तो वो मतलब इंडिया में क्रॉस आ जाते थे, क्योंकि ऑल्दो इंडिया एक मुस्लिम स्टेट थी। तो बलवान ने उनकी भी मदद ले ली, तो यहाँ पे बलवान ने क्या किया, इमामुद्दीन रेहान को क्या किया, वापस से रिप्लेस कर दिया। जो कि अब ये क्यों हुए थे, इमामुद्दीन रेहान क्यों आए थे? क्योंकि बलवान जो थे, ये जो तुर्किश नॉवल, वही जो 40 पार्टी वो जो नॉवल थी ना, तो वो नहीं चाह रही थी कि ये बलवान आ जाएँ, क्योंकि बलवान खतरनाक आदमी थे, तो उन्होंने सोचा ये इसके सामने हमारी चलेगी नहीं। तो समहाउ इस हिसाब से इनके साथ इनका ये ऐसा बर्ताव रखा गया। ओके, सो अब हुआ क्या कि ये जो 40 नॉवेल्स थे, जो ये काउंसिल बनाई गई थी चाह चल गनी, तो इसको बलवान ने तोड़ दिया। ठीक है, और क्या कहा, मैं मोस्ट पावरफुल रूलर हूँ, स्लेव था वो पावरफुल लीडर। अब इसने क्या किया, ही propounded डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो वेयर ही क्लेम्ड सुल्तान इज शेडो और फॉर्म ऑफ गॉड ऑन अर्थ।
ओके, ज़िले इलाही, तो ज़िले इलाही खुद को कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या किया, बलवान ने चाहचल गनी जो ये थी इसको भी ब्रेक कर दिया। बलवान ट्राई टू स्ट्रेंथन हिज क्लेम टू द थ्रोन बाय डिक्लेयरिंग दैट ही वाज डिसेंडेंट ऑफ लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब, ठीक। बलवान अपॉइंटेड स्पाइस इन एवरी डिपार्टमेंट, ठीक। Organized a centralized army bought to deal with internal and Mongols who was entrenched themselves in the Punjab and posed serious threat, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम जो थे, तो अब इन्होंने कहा भाई तुम तो नहीं हो यहाँ पे, क्या क्या इनको निकाल दिया। किससे निकाल दिया? इंडिया से नहीं निकाल दिया, पोस्टर्स, बड़ी पोस्टर्स से निकाल दिया। फ्रॉम ऑल पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ही ऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। ये पॉइंट्स आपको आ सकते हैं, दीवाने अर्ज 40, और ये आप बाकी ये याद रखो बलवान कब से कब तक था, ये चीज़ें तो बहुत कम ही पूछी जाएंगी। लेकिन आपको ये मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने क्रिएट किया था, दीवाने अर्ज किसने क्रिएट किया था, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। और JKPSI के एग्ज़ाम ही को छोड़ दो, आप UPSC में देख लो, आप JKPSC में देख लो, तो यहाँ पे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से पूछा बहुत कम जाता है। लेकिन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है ये बेस बनाती है। आज भी आप देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के दौर से चली आ रही हैं, जैसे ये खालिसा आप आज भी सुनते हो आप, तो ये एक टर्म तब की थी। आगे चलकर हम देखेंगे थाना, जब हम कहते हैं ना वो पुलिस स्टेशन, तो वो भी इंट्रोड्यूस बलवान ही ने किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखें आप, तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये देखें लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन क्या थी। और अब बलवान, ये जो रज़िया सुल्ताना से लेकर ये बलवान के आने तक, ये इमामुद्दीन रेहान के जो प्रॉब्लम थी, यहाँ तक क्या था कि कुछ वापस से वो सेंट्रल पावर जो था वो कमज़ोर पड़ गया था। अल्तुतमिश के बाद थोड़ा सा पावर क्या था, कमज़ोर पड़ गया था। तो रोड्स ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे डकैती वगैरह, चोर वोर आ गए थे, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट हो गई थी। राजपूत ज़िम्मेदार सेट अप फोर्ट्स इन एरिया एंड डिफाइड द गवर्नमेंट। तो इन्होंने राजपूत तो हमेशा खतरा थे। राजपूत खतरा कब तक रहेंगे? ये राजपूत आपको खतरा रहेंगे अकबर तक। अकबर तक, और अकबर बादशाह ने आकर इनके साथ अच्छा माहिदा कर लिया, जोधा अकबर वो सब मामला। और तब से अकबर मुगल्स के अच्छे वफ़ादार किस्म के लोग रहे राजपूत। हालांकि आप देखो औरंगज़ेब के दौर में इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि औरंगज़ेब जहाँ मराठास के पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो राजपूत तब औरंगज़ेब का पूरा साथ दे रहे थे और बड़ी कड़ी दोस्ती थी इनकी आपस में। तो ये राजपूत की प्रॉब्लम क्या थी, राजपूत हमेशा सताते थे। जो भी दिल्ली सल्तनत में जो भी आया, और दिल्ली सल्तनत, या फिर आप सयाद डायनेस्टी को देख लो, या फिर उसके आगे चलकर आप मुगल्स में भी आप इसको बाबर को देख लो, हुमायूं को देख लो, शेरशाह को देख लो, तो इनके लिए बड़ी स्ट्रगल थी। लेकिन अकबर ने माहिदा कर लिया राजपूतों के साथ। तो हम देखेंगे तब क्या मसला हुआ, तब हम वहीं पे देखेंगे। तो अब क्या है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो एक पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एडाप्टेड बाय बलवान टू काउंटर मेवाती प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है राजस्थान मेवात के अंदर, तो ये कौन है, राजपूत हैं, इनकी प्रॉब्लम है। तो इनको काउंटर करने के लिए क्या हुआ, थानाज एस्टेब्लिश दियर इन दोआब। थाना मैंने आपको कहा था अभी, तो इस दोआब में के अंदर इन्होंने थाने बनाए। कैतिहार यानी मॉडर्न रोहेलखंड जो जगह है, यहाँ इस एरियाज़ में अफ़गान सोल्जर इन्होंने रख दिए, कॉलोनीज़ बना दी। तो बिल्कुल एक मिलिट्री कैंप्स रख दिए या फिर क्या, और थानाज बना दिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थाना का कंसेप्ट आज भी आप देखें तो वो मिडवल ही से आया है। सदियर टू सेफ गार्ड द रोड्स एंड डील विद राजपूत जिम्मेदार, ठीक है। टू एम्फेसाइज दैट नोबल वेयर नॉट हिज इक्वल, ही इंसिस्टेड द सेरेमनी ऑफ सजदा। तो इसने कहा कि बोइंग डाउन हेड बिफोर सुल्तान, तो ये एक ऐसी सेरेमनी निकाल दी। और क्या था दूसरा, पाइबोस, इन्हें किसिंग द मोनार्क फीट। तो मोनार्क जो थे, जो कि बलवान थे, तो इनके किसिंग इसके पाँव को किस करो। हलाकू खान मंगोल ऑफ ईरान डील विद बलवान, हलाकू खान के साथ भी अच्छी बना दी। क्यों? क्योंकि हलाकू, अब मैंने आपको कहा ना मंगोल्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ चुकी थी, उनके भी सेक्ट्स हो चुके थे, तो एक सेक्ट के साथ अच्छी बना दी। तभी तो इतने बड़े अंपायर को के दौर आप देखो पूरा सैलाब खड़ा हुआ है मंगोल्स का, और यहाँ पे इंडिया बचा है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। बलवान डाइड इन 1286, ठीक है। 1292 अब्दुल्ला ए ग्रैंड सन ऑफ हलाकू। तो अब देखो हलाकू के बाद अब्दुल्ला, तो अब ये हलाकू जो था ये इस्लाम कबूल कर चुका था, तो इसका बेटा अब्दुल्ला। अब ये मंगोल क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। ग्रैंड सन ऑफ हलाकू एडवांस टू दिल्ली, अब ये दिल्ली आया, डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी नियर फ्रंटियर लाइन ऑफ तबर हिंद। अब जलालुद्दीन खिलजी वो जो छुपा हुआ था ना, कब, अल्तुतमिश के दौर में, तो तब ये बंदा निकला है सामने, और ये कहीं पे कहाँ पे था, क्या कहाँ पे कोई ऐसा वैसे ये कहाँ कहाँ था, किसने इसको एजाइलम दिया,
तो ये कि हाइडी में ये बात थी कहाँ पे, तो ये निकल कर एक आम आदमी आ गया। तो इसने क्या किया, बलवान के बाद अब यहाँ पे कंट्रोल तो था नहीं, बलवान के बाद यहाँ पे कोई सेंट्रल पावर था नहीं, तो इसने वो मंगोलों को यहाँ, अब मंगोलों ने देखा बलवान गुजरा तो हम चले इंडिया पर संभालने, लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी जो कि पुरानी उसको जिद थी उनके साथ या क्या था, तो उसने आगे से संभाल लिया। ठीक है। The demoralized Mongol asked for truce, and 400 Mongols who has embraced Islam came over to side of India। तो ये 4000 कुछ मंगोल थे, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये इंडिया साइड आए, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन्होंने मिलकर लड़े मंगोलों के ही साथ। तो 1297 में कुतलुग ख्वाजा अराइव टू कनकर दिल्ली। अब दिल्ली को ये क्या करने आए, मतलब ये भी एक मंगोल थे। कट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिल्ली, फर्स्ट टाइम मंगोल कंपेन टू एस्टेब्लिश देयर रोल एट दिल्ली। तो पहली बार खतरा लगा, यानी कि लगभग निकल ही चुकी थी इंडिया यहाँ इनके दिल्ली सुल्तान के हाथ से, लेकिन तब किसकी एंट्री हुई, देन कम्स अलाउद्दीन खिलजी डिसाइडेड टू फेस मंगोल। तो खिलजी कौन थे, ये भतीजा था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अब खिलजीज और तुगलक्स आए। ठीक है, ओह लंबा हो गया वीडियो। ओके, खिलजीज और तुगलक। तो खिलजी डायनेस्टी में आप देखो 1292 में हम देखें ये से 1320 तक, तो जलालुद्दीन खिलजी आए, और जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा ये चाचा भतीजा थे, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो ये खिलजी कौन थे, ये मिक्सड तुर्क थे, अफगान वगैरह ये थे, इन सारी थे। जलालुद्दीन खिलजी की जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, यहाँ पे आकर बिल्कुल वो ये रखना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में हिंदू आबादी भी बहुत अच्छी थी तब, यानी बहुत ज़्यादा थी, तो टॉलरेंट पॉलिसी इनकी रही, ऐसे कोई क्रिटिकल, अब क्योंकि एस्टेब्लिश करना था तो पहले शुरू में ऐसी पॉलिसी रही। लेकिन हुआ क्या कि सबसे बड़ी थ्रेट जो जलालुद्दीन खिलजी के लिए थी वो क्या था, अपना भतीजा। क्यों, बगैर पूछे जलालुद्दीन खिलजी से इसने, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक वज़ीर से पूछा, वो मलक काफूर से पूछा, भाई मुझे बताओ कि बादशाह बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कहा बादशाह बनने के लिए माल की ज़रूरत है। तो इसने क्या किया, इसने देवगिरी जो दक्कन में है, मैं आपको ये दिखाऊंगा, मैप पे भी दिखाऊंगा। तो वो जाकर लूट ली और वहाँ से पैसा लाया। तो अब क्या हुआ कि लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताया, वो लीड रहे। तो अब जलालुद्दीन खिलजी ने बुलाया इसको अलाउद्दीन को, भाई तुम मुझसे पूछे बगैर कैसे ये कर सकता है, ऐसे कैसे कर लिया तूने, मुझसे पूछा ही नहीं ऐसे। तो इसने अपना मलक काफूर को भेज दिया। तो कहा कि बादशाह सलामत ऐसा है कि वो नहीं आ सकता है अलाउद्दीन खिलजी। कहा क्यों, कहा वो डरा हुआ है। कहा क्या डरा हुआ है, कहा आपसे डर रहा है तो आप ही चलिए। अब बादशाह को कहाँ से बुलाया, ये कहीं है ना वो दौलताबाद दूसरे एक पार्ट के गवर्नर थे, जो जहाँ पे ये गवर्नर थे वहाँ पे ये किसको बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को आप मान लो कि आज नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको आज कौन बुला लेता है, फॉर एग्जाम्पल उनको बुला लेता है महाराष्ट्र के सीएम के, भाई आप आ जाओ, मैं डरा हुआ हूँ, आप मुझसे मिलो। तो ये कैसी अजीब है, प्राइम मिनिस्टर है वो बुलाएगा स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, लेकिन ये इसको बुला रहा है कि आप आ जाओ, मैं डरा हुआ हूँ। तो ये गया, तो अब जहाँ अपनी फौज लेकर गया, तो ये मालिक काफूर ने कहा कि आप फौज यहीं पे रखो नदी के इस साइड, तो आप पार नहीं जाओ फौज। क्या क्यों, कहा वो डरा हुआ है, भागे ना। तो फौज के बगैर गया। तो बंदे ने क्या काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, कि उसने उड़ा दिया उसको, यानी कि मार ही दिया। तो उसके बाद खुद इंडिया का पावर संभाल लिया। ठीक है, तो ये गवर्नर ऑफ अवध थे, वो अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर थे अवध के। अलाउद्दीन लूटेड देवगिरी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। फिर उसने राजपूतान के अगेंस्ट भी एक एक्सपीडिशन यानी मुहिम स्टार्ट की। ठीक है, रशेड बैक अपॉन थ्रेट अगेंस्ट फ्रॉम मंगोल। तो अब मंगोल का खतरा भी है, मंगोल का खतरा थोड़ा सा कवर किया। फिर आपने जलालुद्दीन खिलजी का जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया। उसके बाद अब मंगोल से जीत रहा है, जलालुद्दीन खिलजी के साथ चार हाथ खेल लें। तो राजपूत भी कहने, अब राजपूत तो वो तो बेचारे पहले ही से थोड़े से प्रॉब्लम में थे, तो वो भी ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम को हैंडल भी कर ही लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कुछ इंट्रोड्यूस किया स्पाई सिस्टम, यानी कि जासूस रखे किसमें, अपने जो नॉवेल्स थे उस पर भी इसको ट्रस्ट नहीं था, बीच में कि क्या रखे थे, जासूस रखे। ही इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट सिस्टम जो है किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है,
स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब है? आप देखें, इससे पहले जो आर्मी होती थी, लोगों को कहा जाता था भाई निकलो, सब आम ताम लोग निकलो, बादशाह, दूसरा मुल्क का बादशाह आ चुका है। तो ऐसे नहीं था कि जैसे आर्मी हमारे पास बीएसएफ है, या फिर हमारे पास आरआर है, या फिर और ये सारी जो है आर्मी वगैरह है। सॉरी। तो फिर उसके बाद क्या किया खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि इन्होंने गुजरात पे एक्सपीडिशन किया और गुजरात को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। रैनथम्बोर पर भी एक्सपीडिशन किया। अब गुजरात के चलते चलते क्या हुआ, जब ये गुजरात गए तो गुजरात में जाकर एक्सपेडिशन किया। वापसी के रास्ते पर इन पर क्या हुआ, इनके कुछ मंगोल जो मुस्लिम्स थे वो क्या हुआ, वो यहाँ से इनको उन्होंने रेबेल कर दिया। तो वो उनको उन्होंने रेबेल कर दिया। तो अब इन्होंने ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा उनको कि उनको पकड़ना चाहा, कहा ये जो नोबल हैं जो रेबेल कर रहे हैं वो मंगोल फौजी जो थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। तो उनको किसने असाइलम दे दिया, राजपूत ने। तो फिर से एक गलती कर बैठे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये उठे और इन्होंने जाकर फिर से अटैक किया, किस पे, राजपूत पे। और फिर वहाँ पे राजपूत पर अटैक करने के बाद रैनथम्बोर पर भी एक रैनथम्बोर कैंपेन चलाई, जो जो चौहान रूलर्स वहाँ के थे, तो उन पर भी अटैक कर दिया। ठीक है। तो राजस्थान पर भी अपना देखो क्या हुआ। हमीर देवा जो थे उन्होंने किसको एजाइलम दे दिया, उन मंगोल्स जो थे वो नोबल्स, यानी कि वो जो रिफ्यूजी, उनको रिफ्यूज दे दिया। तो अब क्या हुआ कि हमीर देवा जो थे ये थोड़े से क्या हो रहे थे, मतलब आ रहे थे पावर में। जैसे इन्होंने राजा भोज ऑफ धर को भी हरा दिया था, राणा ऑफ मेवाड़ को भी हरा दिया था। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दे दिया अजाइलम उन मंगोल्स को जो अलाउद्दीन खिलजी की फौज से भागे थे। तो इन्होंने उसके चलते यहाँ पे इनके अगेंस्ट भी एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दी। ठीक है। अमीर खुसरू जो राइटर हैं, फेमस पोइट हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, गिव ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्ट कौन सा फोर्ट, रैनथम्बोर का फोर्ट। ठीक है। जौहर सेरेमनी क्या है, ये पॉइंट्स आपको आ सकते हैं। वुमेन माउंटेड द ये फर्नल प्रे टू सेल्फ गार्ड दियर ऑनर एंड डिग्निटी एंड ऑल द मेन टू केम आउट टू फाइट टू द लास्ट। ठीक है। चित्तौर कैंपेन उसके बाद इन्होंने शुरू की। तो क्या हुआ, चित्तौर में वो पद्मावत वाला मामला जो था वो वहीं पे था। मोस्ट पावरफुल स्टेट राजस्थान की थी, इसको रतन सिंह कंट्रोल कर रहे थे। अलाउद्दीन अटैक एट चित्तौर, और पद्मनी को भी यहाँ से उड़ाकर मतलब साथ ले गए। तो पद्मनी ने सेक्रीफाई किया, पद्मावत जो थे वो, और बाकी जैसे मैंने आपको कहा जौहर सेरेमनी थी। तो ये जौहर सेरेमनी के चलते औरतें भी आती थी सेफ गार्ड करने अपनी डिग्निटी के लिए। तो इन बहुत सारी औरतों ने सेक्रीफाई किया। अलाउद्दीन स्टारमेंट द फोर्ट 1303 में। राजपूत परफॉर्मेंट जौहर एंड मोस्ट ऑफ द वॉरियर डाइड फाइटिंग पद्मनी एंड अदर क्वींस सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। ओके। उसके बाद जलोर कैंपेन थी। अलाउद्दीन ओवररन जलोर को भी ओवररन इन्होंने कर दिया, विच ले द रूट टू गुजरात। ऑल द अदर मेजर स्टेट्स इन राजस्थान फोर्स्ड टू सबमिट। तो अब जब बड़े बड़े जो स्टेट्स थी, बड़े बड़े किंगडम्स थे, वो हार गए, तो बाकी ने भी रुजू ही कर लिया। ठीक है। और दक्कन और साउथ इंडिया में भी इन्होंने कंपेयर किया। फिर ये बड़े किसकी तरफ, इन्होंने कंपेयर की देवगिरी की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। देखें आप, ये देखें, ये है रैनथम्बोर राजस्थान का एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इसको। देखें, ये है रैनथम्बोर राजस्थान का एरिया है। ठीक। और यहाँ से चित्तौड़गढ़ है, कुंवर रतन सिंह यहाँ से थे। ओके। तो अब देखें आप, ये देवगिरी है, यहाँ यहाँ देवगिरी है, और उसके बाद ये वरांगल है। वरांगल यहाँ पे भी इन्होंने अपना कब्जा जमाया। फिर आकर ये मालाबार में भी आए, द्वारा, समुद्रा, यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में अगर मैं आपको बताऊं, मैप में आपको बताता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये है खिलजी एम्पायर। सॉरी, ये तुगलक है, एक मिनट, ये तुगलक है। मैं आपको खिलजी एम्पायर बताता हूँ। ये रहा, एक मिनट। सो
हाँ, आप इसको भी देख सकते हो। देखो कि खिलजी के बाद कौन आए थे? तुगलकी आए गए थे। तो ये खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये एम्पायर सेटअप किया था। तो देखो ये दौलताबाद, ये सब एरिया, ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसे तो इन्होंने वापस ले लिए हैं। तो ये सारा एरिया किसका एरिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इतना सारा एरिया कवर करके इंडिया को एक पूरा तरह यूनाइटेड पावर बना दिया था। तो एक यूनाइटेड पावर, अलाउद्दीन खिलजी एक पावर में थे। ठीक है? आया समझ? उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव क्या थे अलाउद्दीन खिलजी के ये। इन्होंने क्या किया, एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी ने देखो इनिशिएटिव क्या क्या लिए। मास्टर ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट में इन्होंने रिफॉर्म्स किए। क्या? फिक्स्ड प्राइस फॉर ऑल बेसिक कमोडिटीज। सेंट्रली इट वाज डन फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट हिज आर्मी मेंस विल बी टू बाय थिंग्स एट चीपर रेट्स एंड अननेसेसरली ही विल नॉट हैव टू रेज देयर सैलरी। ओके, क्रिएटेड 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या क्या? एक फ्रूट ग्रेन मार्केट था, क्लोथिंग एंड फुटवियर मार्केट था, स्लेव ट्रेड एंड एनिमल ट्रेड। ठीक है? उसके बाद करप्शन एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर। ठीक है? ही यूटिलाइज्ड सर्विस ऑफ बंजारा कम्युनिटी फॉर डूइंग ट्रेड्स। ठीक? प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग लैंड बिफोर इम्पोजिंग टैक्स रेट वाज केप्ट एट अपर एंड 50% ऑफ प्रोड्यूस। देखो क्या हुआ, इन्होंने टैक्सेस यहाँ पे लगा दिए और मेजर करके ये ज़मीन देते थे। दाग सिस्टम में आपको बताता हूँ, ये दाग सिस्टम आपको पूछा जाएगा। दाग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? मास्टर रिफॉर्म को, मास्टर ऑफ ये था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सॉरी मार्केट रिफॉर्म्स कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? तो इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो दाग सिस्टम में देखें आप, रिलेटेड टू ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों को इन्होंने ब्रांड कर दिया। ठीक है? होलिया सिस्टम फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सोल्जर्स वाज नॉट नोटेड डाउन। तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस ये ना कि ये कुछ सिस्टम थे। होलिया सिस्टम में देखा पहचाना जाता था किसको? सोल्जर्स को। इनका फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती थी। देखो ये सब ये चीज़ें ये थी कि कोई आकर हमारे यहाँ अंपायर में प्रॉब्लम ना करे, कोई जासूस ना आ जाए, या फिर घोड़ों का गलत इस्तेमाल ना हो। ये सब घोड़े, ये सब पूरा एक मतलब बहुत एवल, हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे। ये कहा जाता है कि उतने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग वाले थे आदमी थे। तो हम इनको देखें एज ए लीडर तो बहुत सक्सेसफुल लीडर भी रहे ये। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो थी वो फिर से ये 1320 से लेकर 1412 तक गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। और इन दिल्ली वाज सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया, आप जानते ही हैं, हैड बेटर रिलेशन विद गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है? लेड एक्सपेडिशन टू बंगाल, बंगाल पर गए, वायर ही रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट, इन्होंने हाथी लाए और वार बूटिंग में। ठीक है? वुडन प्लेटफार्म एट दिल्ली टू द डेथ ऑफ जीसस। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो ये वापस आ रहे थे हाथी लेकर, तो एक तख्त बनाया था लकड़ी का, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक जब वापस आए तो हाथी जब उस तख्त पर चढ़े तो वो कोलैप्स हो गया हाथियों के साथ साथ। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की भी डेथ होगी। तो कौन आया फिर? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा आदमी था बहुत ज़्यादा, तो बड़ा स्कॉलर भी था, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था। लेकिन क्या था कि इसने क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की, एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट। यानी कैपिटल पनिशमेंट आपको पता है, मैं बताता हूँ क्या होती है कैपिटल पनिशमेंट। यानी कि जैसे फांसी दे देते हैं हम किसी को, या किसी का हाथ काट देते हैं, या ऐसे ऐसी चीज़ें, किसी की गलती पर इतनी बड़ी सज़ा, तो ये इसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है? इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए इसने? इंक्रीज रेवेन्यू, टू इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसने टैक्स में क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए गंगा यमुना द्वाब में। और फेमाइन की वजह से लोग टैक्स दे ना सके तो क्या हुआ? देखो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन, देखो इंक्रीज किया टैक्स सिस्टम गंगा यमुना द्वाब में। तो जब दे ही ना सके वो, तो इसने फिर वापस वो लेना पड़ा इसको, एक नुकसान वहाँ से हुआ। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली टू दौलताबाद। अब मैं दौलताबाद आपको दिखाऊंगा मैप पे कहाँ पे है। एक्सपेरिमेंट फेल्ड ड्यू टू लेस वाटर एबिलिटी। क्या हुआ? दौलताबाद में पानी ही अच्छा नहीं था और कंडीशन नहीं थी, तो वहाँ पे जो लोग थे वो उनको तो दिल्ली की याद आने लगी, तो वहाँ पे भी चीज़ें चल ना सकी। ठीक है? उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने एक और क्या किया, वांटेड टू एक्सपेंड हिज किंगडम टू खोरासान। तो अब इंडिया के अलावा इसने क्या काम किया? ईरान एरिया पर भी सोचा कि वहाँ पे भी हम जाकर, यहाँ की कंडीशन तो अच्छी संभल नहीं रही थी, तो अब वहाँ पे भी जाने की इसने सोच ही ली। ठीक है? हैवी, और क्या हुआ कि नुकसान तो होना ही था भाई, ऐसा करोगे तो होगा ही। ठीक है?
कुराचिल एक्सपेडिशन क्या है? कैप्चर एंड पुनिश दोज पीपल हु रिवल्टेड अगेंस्ट एमबीटी। तो अब कुछ लोग उठे, जाहिर सी बात है जब आप ऐसे ऐसे गलत फैसले लोगे तो लोग उठेंगे। अब उनके खिलाफ भी आपने क्या किया, कैपिटल पुनिशमेंट उनको देनी स्टार्ट की, फैलेट इनटू। और फिर क्या होगा, फिर से वो प्रॉब्लम खड़ी होगी इसके लिए। इश्यूज ऑफ टोकन करेंसी, सबसे खतरनाक इशू इसके दौर का टोकन करेंसी। क्या हुआ, अब सिल्वर की क्या थी, नायाबी थी उस दौर में पूरी दुनिया में। इसने क्या किया, इसने क्या टोकन करेंसी बनाई मेटल की, जैसे कॉपर ब्राउन्स की रखा, और फेस वैल्यू इसका सिल्वर के बराबर रख दिया। ठीक है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट फेल्ड क्यों? क्योंकि जो इसके वो नॉवेल्स थे, जो अब वो इसके लायल्स भी तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नकली जाली करेंसी बनानी स्टार्ट कर दी। तो वो करेंसी का वैल्यू फिर उस तरह से रिसेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई, तो बड़ा खर्चा हुआ इसको। तो वो बिल्कुल वो भी सिस्टम कोलैप्स कर गया, इकानमी बिल्कुल, खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो गया इसके पास। अब स्टेट चलाने के लिए तो खर्चा होना चाहिए, इकानमी कोलैप्स कर गई। तो दीवाने को अब इसने दीवाने को ही एक डिपार्टमेंट बनाया, कौन सा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्रेडिट फैसिलिटी इसने दी, चीप रेट्स पर लोन दिया पीपल्स को, एज चीप एग्रीकल्चर, एग्री लोन, एग्री मतलब ये वो वाला एग्रीकल्चर है, AGR, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये AGRI एग्री लोन, यानी कि ज़मीन, एग्रीकल्चरल लोन की बात हम कर रहे हैं। लोन्स टू पीपल नोन एज तकवी, इसको तकवी हम कहते हैं। ठीक है, इन तकवी कहा जाता है, कहा गया इसको। ओके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इसके बाद MBT, जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम था, वो क्या हुआ, अब फेमस मोनार्क एंड अरब ट्रैवलर, इसके दौर में इब्न बतूता आया है यहाँ पे। ये पॉइंट आपको आ सकता है। ही रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट तुगलक कोर्ट इन हिज बुक राहिला, रिहाला में इसने लिखा है। आल्सो मैनी रिवॉल्ट्स हैपेंड इन 2 बिगर किंगडम्स एस्टेब्लिश इन साउथ इंडिया। तो बहुत सारे, अब क्या हुआ, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, तो जो वो महमूद अलाउद्दीन खिलजी आपके पास इतना अंपायर छोड़ कर गया है, तो उसको संभालने वाला कौन होगा। अब देखो तुगलक का क्या मसला था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो बाकी खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे, वो इस हिसाब से अच्छे रूलर नहीं थे, वो संभाल नहीं सके। तो ये फ़िरोज़ ये क्या नाम है इनका, गियासुद्दीन तुगलक जो थे, वो एक ऑफिसर थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के। तो उन्होंने मतलब समहाउ को ये सिस्टम को संभाला। तो उसके बाद वो तो उनका वो डेथ होगी अनफॉर्चुनेट जैसी, वो कोलैप्स करने के बाद वुडन ब्लॉक्स, तख्त कोलैप्स कर गया। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक जो आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ये रिफॉर्म्स बहुत ही अजीब तरीन थे, जो बिल्कुल यहाँ पे अजीब तरीके की तरफ इनको ले गए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो आए, वो 1351 में आए और 1388 तक रहे। सॉरी, उससे पहले मैं आपको कह रहा था। तो क्या हुआ कि इसके चलते चलते जब आपके पास पैसे नहीं रहे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आकर इकट्ठी हुई, तो इन सब के चलते हुए ये प्रॉब्लम हो गई हैं कि अब जितना बड़ा एरिया आपके पास था, तो लोगों ने फिर से, मैंने आपको कहा ना, हर एक आदमी फिर अपना वो पुराना वाला हिस्सा लेना चाहता है। तो नीचे साउथ में जो इन्होंने एक्सपेडिशन की थी, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें आप, ये थी साउथ की एक्सपेडिशन, वारंगल, देवगिरी, द्वारा, समंदरा, मालाबार। देखो ये कहाँ, बिल्कुल कन्याकुमारी के करीब करीब पहुँच गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अब वहाँ पर जब आपकी एक्सपेडिशन थी, तो आपका क्या मसला है, वो सारी एक्सपेडिशन करने के बाद जब आपने ऐसे डिसीजन ले लिए, तो इस डिसीजन के चलते चलते उन्होंने अपना कंट्रोल वापस ले लिया, और इसके चलते साउथ में विजय नगाड़ा अंपायर वजूद में आ गया, और बहमनी अंपायर यहाँ पे इनकी डेट्स दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। तो क्या था, ग्लोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत, अब ये लगभग ख़त्म होने वाली थी। एंड अब फिरोज शाह तुगलक के पास यह था, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो इनको रिवाइव करनी थी ग्लोरी। ठीक है, इनिशिएटिव इन्होंने क्या किया लिया, एबॉलिश एक्सट्रीम्स टाइप ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करने का इन्होंने सोचा, कि जो किसने रखी थी ये कैपिटल पनिशमेंट में, और में आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किसने कैपिटल पनिशमेंट रखी थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। सपोर्ट ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ इस्लाम। अब क्यों अब आप कहोगे कि ये आदमी कौन आ गया भाई, कैसे आ गया। अब देखो, अब नॉवेल्स जो देते वो किसको अपोज कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब जो नॉवेल्स जो देखो आप, पॉपुलेशन बशर्ते हिंदू थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो नॉवेल्स थे वो कौन थे, वो मुस्लिम्स थे, और वो मोहम्मद बिन तुगलक के डिसीजन के चलते उनके खिलाफ हो गए थे। तो अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स, वो चाह रहे थे कि ऑर्थोडॉक्स वर्जन हो जाए, वर्जन हो नॉवेल्स। तो उनके चलते उनको खुश करने के लिए इनको वापस से ये वर्जन लाना ही था। टू विन बैक द सपोर्ट ऑफ नॉवेल्स, ही मेड इक्ता सिस्टम हेरिडेटरी इन नेचर। अब
एकता सिस्टम मैंने आपको कहा क्या था? एकता सिस्टम ये था कि आप अपने एक ऑफ़िसर को लैंड देते हो और वो आपको वहाँ से आर्मी देता है और उसके बाद उसका बेटा नहीं आता है। लेकिन इन्होंने उसको हेरिडेटरी बना दिया, हेरिडेटरी उसके बेटे को दे दिया, तो वो फ्यूडलिज़्म वहाँ यहाँ से फिर से आ गया, ठीक है? फ़िरोज़ शाह तुगलक एक्सटेंड जज़िया टैक्स, जज़िया टैक्स इसने क्या कहा, ये जज़िया आपको पता है प्रोटेक्शन टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, जैसे हिंदू, सिख्स वगैरह सब पर ये जज़िया लगाया जाता था, ठीक है? टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स पर हू वेयर अर्लियर एग्जेम्प्टेड, तो ब्राह्मण्स को छोड़ दिया गया था पहले, किसके दौर में? अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स खत्म कर दिया था। तो क्या हुआ था कि इन्होंने फिर से टैक्स लगा दिया, ठीक है? टू रिपील्ड मैनी टैक्सेस एंड इम्पोज्ड फॉलोइंग, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्स में जजिया लगा दिया। जजिया के अंदर इन्होंने क्या किया, खराज, लैंड टैक्स, खुम्स, खुमसा, इसको खुम्स कहते हैं, लूटेड वेल्थ ड्यूरिंग वार, तो ये जो हम इसको कहते हैं माल गनीमत, और फिर ज़कात जो टैक्स ऑन इनकम ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम की इनकम फॉर प्रोपगेटिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है? उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक, एफएसटी मीन्स फ़िरोज़ शाह तुगलक, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, तो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एक इन्होंने लागू किया, दीवान खैरियत, खैरात, तो अब लोग जो बेचारे गरीब हो गए थे उनकी ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक की हरकतों से, तो उनको उनके लिए एक दीवान खैरात इन्होंने फिर से कायम कर दिया। तो पुअर पीपल ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ देयर डॉटर इनको हेल्प करने लगे। अब क्या हुआ, अब फ़िरोज़ शाह तुगलक जब उनकी डेथ हो गई फ़िरोज़ शाह तुगलक की, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक की डेथ के साथ प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पे सेंट्रल रूल फिर से, अब मैं आपको ये बात आप जान लो कि जब जब भी आपकी कैपिटल और सेंट्रल कंट्रोल पावर क्या होगा, कमज़ोर होगा, तो बाहर का इन्वेजन, अब आप देखो, अब अभी हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अच्छा कंट्रोल ना कर पाएँ, तो पाकिस्तान का खतरा, चाइना का खतरा, दूसरी कंट्री का खतरा, तीसरी इवन नेपाल भी बीच में कभी तंग करने आ जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल कमज़ोर, थोड़ी-सी अगर इंडिया में आज भी कमज़ोरी कोई दूसरा मुल्क, जैसे हुआ 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, तो क्या हुआ कि तब ये जो अयूब खान थे पाकिस्तान में, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा, उनका कद छोटा था, कद की क्या छोटा था, मतलब उनका फिजिकल कद छोटा था, ऐसे कद में तो वो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन कहा ये एक छोटा मोटा आदमी है, तो ये कौन आ गया, तो करो जी अटैक। तो 1965 का वार तो इंडिया पाकिस्तान में इस वजह से हो गया कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर देखने में नहीं लग रहा था, इन्हें कद उसका नहीं था, तो आप सोचो अगर कमज़ोरी भी हो तो कितना मसला हो जाता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद तैमूर आ गया, तो तैमूर को आपको पता ही है, तैमूर सबसे लुटेरा किस्म का आदमी दुनिया का, इवन दुनिया के बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर ये कहते हैं कि दुनिया का ज़ालिम तरीन आदमी में से माना जाता है एक तैमूर। तो तैमूर ने आकर यहाँ पे, तैमूर कौन था? तैमूर ने जो टूटते हुए मंगोल थे, मंगोल के अंदर जो प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी, तो वो अब मंगोल के 2 धड़े हो गए थे, एक मुस्लिम हो गया था, एक वो अपने वो जो दूसरा रिलीजन था, क्या था? तो वो उस रिलीजन पर जो चल रहे थे मंगोल्स, वो 2 रिलीजन हो गए थे। अब तैमूर मुस्लिम था लेकिन था मंगोल, तो इसने क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया और बिल्कुल ये दोनों धड़ों को जोड़ दिया और जोड़कर मंगोल्स को फिर से स्ट्रेंथ में लाया। लेकिन इसको पैसा चाहिए था, तो इसने क्या किया, लूटा। इतना खतरनाक लूटा कि इसने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना इंसान देखा, ना जानवर देखा, बिल्कुल हर एक इंसान के आकर इसने लूट-लाट के लेकर लेकर यहाँ पे दिल्ली में लेकर गया। इसको देखते हुए दिल्ली कमज़ोर पड़ गया, जो कैपिटल था वो कमज़ोर पड़ गया, तो कैपिटल कमज़ोर पड़ते ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, किसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई? 1404 में खिज़र खान अपरूटेड तुगलक फ्रॉम दिल्ली एंड एस्टैब्लिश सय्यार डायनेस्टी। तो अगले वीडियो में हम सय्यार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।